अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट वसीम शेख। आप देख रहे हैं ज़राअत टाइम। आज हम अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा फैसलाबाद में मौजूद हैं और गोभी की किस्म के बारे में आपने पहली एपिसोड चेक की है, देखी है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। और अब आज हम गोभी की ही जो नस्ल है उसकी फैमिली के बारे में डॉक्टर मुज़फ़्फ़र रज़ा से बात करेंगे। उनसे आप जाके मिलते हैं फील्ड में। आइए चलते हैं। आज हम मुज़फ़्फ़र रज़ा साहब से बात करेंगे। पहले गोभी के बारे में बात की थी और उनकी जो फैमिली है उनके बारे में बात करते हैं कि वो फैमिली में कौन कौन सी है जो अशिया फैमिली में जो चाइनीज़ हैं या दूसरी हैं वो कैसे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है जी? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो थोड़ा से बीमार लग रहे हैं आप। बस ये जी आमीन, बहुत शुक्रिया। असल में मौसम की वजह से ये थोड़ा सा सिलसिला चलता रहता है, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। सर वो जैसा कि वो पहली जो थी एपिसोड में गोभी के बारे में, इनके कैबी के बारे में पता किया था, तो आपने बताया था, तो काफ़ी नाज़रीन को इस्तेफ़ादा हुआ। हाँ। तो अब उसकी जो फैमिली है उसके बारे में कुछ बताइएगा ताकि नाज़रीन जो हैं उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मुज़फ़्फ़र रज़ा, साइंटिफिक ऑफिसर, वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद, अयूब एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद। पहले हमारा ये प्रोग्राम मेरा ख्याल है इसकी एक जो एपिसोड है वो टोटली कॉलीफ्लावर पे और ब्रोकली पे हो चुकी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की जो है ना, इसमें हम 2-3 चीज़ों को कवर करेंगे कि एक इस फैमिली के अंदर और 2-3 मेंबर ऐसे हैं जो यूजुअली कंज्यूम नहीं होते या फार्मर उनको नहीं लगाता। और इसके अलावा हम इसकी सीड प्रोडक्शन पे भी बात करेंगे कि किस तरह एक फार्मर या कोई भी बंदा जो अपना इसका सीड बनाना चाहे तो वो कैसे बना सकता है। तो पहली बात तो ये कि ये फूल गोभी के ख़ानदान में, जिसको हम ब्रासिकेसी फैमिली कहते हैं, इसमें कैबेज भी आती है जिसको आप बंद गोभी कहते हैं। इसमें जो कोल रबी है ये शलजम की तरह का एक पौधा है, इसी फैमिली का मेंबर है, लेकिन उसके नीचे एक छोटा सा जैसे शलजम बनता है उसी तरह का मेन जो रूट है वो उसकी बनती है, वो उसका ईटेबल पोर्शन है। इसके अलावा इसमें ब्रोकली तो आती ही है और एक इसमें है ब्रसेल स्प्राउट जिसको गुचा गोभी भी कहा जाता है, वो भी इसी फैमिली का मेंबर है। तो ये 3-4 स्पेशली गुचा गोभी या ब्रसेल स्प्राउट और कोल रबी, ये यूजुअली लोग इसको नहीं लगा रहे, इसको भी लगाना चाहिए। इसकी भी मैं जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप इसको लगा सकते हैं। तो जस्ट लाइक कॉलीफ्लावर मीन जो फूल गोभी है, उसी तरह इसकी भी आप पनीरी लगाते हैं। कोल रबी की बात कर रहा हूँ, जिसको गंड गोभी भी आम ज़बान में कहा जाता है। उसको आप लगाते हैं और तकरीबन 30 दिन की उसकी जो पनीरी है वो तैयार हो जाती है। इसका बीज भी चूँकि उसी ख़ानदान का मेंबर है, तो इसका बीज भी 1 एकड़ के लिए आपको इसकी पनीरी जो है ना 250 से 300 ग्राम आपको बीज सफिशेंट है। ठीक है जी। तो ये आप छोटी छोटी क्यारियों में जैसे नर्सरी लगाते हैं, इसको आप लगाएंगे। 30 दिन की नर्सरी तकरीबन ये तैयार हो जाती है। इसको आप 30 दिन के बाद फील्ड में जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसी तरह की आप रिजेस बनाएंगे, मीन जो वट बनाएंगे जैसे आप गोभी के लिए बनाते हैं, और उसके दोनों अतराफ़ में तकरीबन 6 इंच के फासले पे आप इनके पौधे जो है ना ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो विद इन 40 to 50 डेज़ इसके नीचे जो है ना शलजम की तरह की एक रूट बन जाएगी, वो आपका कंज्यूमेबल पोर्शन है। बड़ा क्रिस्पी इसका जायका और खाने में बिल्कुल ऐसे होता है कि जब आप वो गोभी का फूल जब काटते हैं तो साइड से फूल उतार ले और नीचे से जो उसकी जो वो लंबी सी होती है स्टीक, उस तरह का इसका जायका है। बहुत क्रिस्पी और मज़े का जायका है। सैलड के लिए बेहतरीन है। हाफ बॉइल्ड फॉर्म में आप इसको यूज़ करके जो है ना वो खाया जा सकता है। डायरेक्टली आप कुक भी करना चाहें आलू के साथ या बाकी चीज़ों के साथ, तो इसको कुक भी किया जा सकता है। तो उसमें जैसे मैंने कहा ना, इसको कुकिंग पर्पज़ के लिए भी ऐसे कच्चा जैसे सैलड फॉर्म में भी, हाफ बॉइल्ड फॉर्म में भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और सबसे जो प्लस बात है इसके खाने की, ये गोभी में और इसको जो है ना, तो इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसरस जो चीज़ें हैं वो इसमें ज़्यादा मौजूद हैं। स्पेशली अगर आप इसको कच्चा इस्तेमाल करते हैं सैलड में, तो ये आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो ये तो कोल रबी की बात हो गई।
अब हम कैबेज की बात करते हैं। कैबेज का भी प्रोटोकॉल बिल्कुल वही है जो कि कॉलीफ्लावर का है या फूल गोभी का है। उसी तरह आप नर्सरी लगाएंगे, जितनी भी नर्सरी लगेगी, आई मीन 250 से 300 ग्राम इसका सीड रेट है, वो आप उसी तरह छोटी क्यारी में उसकी नर्सरी लगाएंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे। लेकिन इसका प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है, एक बात ये शायद पहले रह गई हो, फूल गोभी में, बंद गोभी में, ब्रोकली में एक पौधे से दूसरे पौधे का जो फासला है वो 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है जी, 45। हाँ जी, 45 सेंटीमीटर यानी तकरीबन 1.5 फुट आप रखते हैं। और एक रो से दूसरी रो का, यानी एक वट और दूसरी वट का जो दरमियानी फासला है वो ऑलमोस्ट 2.5 फुट होना चाहिए इन तीनों क्रॉप्स के लिए। डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी, अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी स्प्रेडिंग किस्म की वैरायटी है तो आप थोड़ा सा फासला बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ इसका जनरल जो है ना वो यही है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर और रो टू रो डिस्टेंस इज़ 2.5 फुट। लेकिन कोलरबी में, जिसको मैंने अभी बताया, जिसको गंड गोभी भी कहते हैं, तो उसमें 6 इंच का जो फासला है वो सफिशेंट है, उसमें वो बिल्कुल तैयार हो जाती है और आप 40 डेज़ में आप उसको कंज्यूमेबल कर सकते हैं। तो कैबेज जो है उसका भी फासला, उसका भी प्रोटोकॉल सिमिलर है विद कॉलीफ्लावर। मेन जैसे फूल गोभी को लगाते हैं उसी तरह से आप उसको भी लगाएंगे। वो अब डिफरेंट मार्केट में वैरायटीज़ मौजूद हैं, कोई जल्दी तैयार हो जाती हैं, कोई थोड़ा लेट हैं। तो यूजुअली 60 डेज़ आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग आपको मार्केटेबल साइज़ उसका हेड तकरीबन 1 किलो का हेड आपको मिल जाता है। यकीनन फिर वही बात कि उसका जो कंजप्शन है इसकी बंद गोभी की, या जिसको कैबेज भी कहते हैं, तो वो भी सैलड पर्पज़ के लिए यूजुअली और हाफ बॉइल्ड फार्म में, और बाकी इसको कुक करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मैं इनकी सीड प्रोडक्शन की बात करूं कि क्या हम यहाँ इनका सीड बना सकते हैं, तो ये जो कैबेज और ये कोलरबी, ये दोनों इस हमारे जो पंजाब का एनवायरनमेंट है यहाँ पे इनका सीड नहीं बनता। इवन ये अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव स्टेज की तरफ मूव ही नहीं करते। ठीक है जी, कैबेज और ये जो कोलरबी है, ये दोनों हमने 1 साल भी इनको छोड़ के रखा, 1 साल पूरा ये फील्ड में रहे, जो भी इसकी एक्टिविटीज़ थी, प्रोसेस थी, दुनिया में हो रही हैं, वी ट्राइड, बट जो कोलरबी है उसमें तो हमें कामयाबी बिल्कुल नहीं मिली अभी तक कि वो सीड की तरफ जाए, क्योंकि जब तक सीड की तरफ नहीं जाएगी तब तक ब्रीडर उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो बंद गोभी है या कैबेज है उसमें हमें पिछले साल सक्सेस मिली है। मीन कुछ सीड बन गया है, तो मैं तवक्को करता हूँ कि इसी सीड को, जो सीड बना था उसको हमने लगाया है और इंशाल्लाह हम एक अच्छी कैबेज की वैरायटी जो है ना हम दे लेंगे। कॉलीफ्लावर का सीड बनने में कोई इशू नहीं है, वो यहाँ बनता है, ओपी वैरायटीज़ आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फार्मर ने अगर जो मार्केट से सीड ख़रीदा है, अगर तो वो हाइब्रिड है तो वो उसका सीड नहीं बनाएगा कॉलीफ्लावर में। इसलिए नहीं बनाएगा कि अगले साल जब उसको सीड आप लगाएंगे तो उनमें वेरिएशन आ जाएगी, सेग्रीगेशन आ जाएगी, कोई पौधा छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई किसी टाइम पे, तो हाइब्रिड का तो आप नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपने ओपी वैरायटी ली हुई है, जिसको ओपन पोलिनेटेड कहते हैं, तो उसका सीड आप बना सकते हैं। फार्मर खुद से बना सकता है, जिस फील्ड में लगे हुई है वहाँ पे वो अच्छे अच्छे जो हेड हैं, अच्छे अच्छे जो कर्ड हैं, उनको सेलेक्ट करें। अच्छे से मुराद मेरी ये है कि वो सफ़ेद कलर के हों, उनमें कम्पैक्टनेस ज़्यादा हो, उनके ऊपर वो जो फजीनेस है, जो बुराई होती है, वो ना आए। और ब्लाचिंग का एक फैक्टर होता है कि जो हेड होता है ना, उसको छोटे छोटे पत्तों ने क्लोज करके रखा हुआ होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि जितना वो क्लोज रहेगा उतना उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। सो इस किस्म के हेड जो है ना, फार्मर या जो भी लगाना चाहता है उनको वो सेलेक्ट कर ले, या वहाँ से उनको निकाल के उन पौधों को, जैसे माली पौधों को निकालता है मट्टी समेत, निकाल के किसी ऐसी जगह लगा दे जहाँ कोई दूसरी गोभी ना लगी हो। 10-15 पौधे भी अगर वो लगा लेता है वो बंदा, तो इतना सीड उसको मिल जाएगा कि वो अगले साल अपना उसी सीड से अपना क्रॉप लगा सकेगा। उसी फील्ड में भी चाहते हैं अगर आप, बाकी आप हार्वेस्ट कर लें, जो आपने मार्केट में भेजनी है वो आप हार्वेस्ट कर लें, और जो आपने 10-12 प्लांट्स रखने हैं वो आप वहाँ पे छोड़ दें, तो उन्हीं पे उसी के ऊपर सीड बन जाएगा। जस्ट लाइक सरसों, जैसे सरसों में से वो निकलती हैं, लंबी लंबी सरियाँ निकलेंगी और उसके ऊपर जो है ना वो फलियाँ बन जाएगी, बिल्कुल चूँकि ये सेम फैमिली है तो उसी तरह से। सो गोया कॉलीफ्लावर में, ब्रोकली में और ब्रसल स्प्राउट में आप सीड अपना बना सकते हैं। ठीक है जी।
टेक्सला के करीब कुछ लोग इसका सीड बना भी रहे हैं, जो अपनी वैराइटीज़ को यूज़ भी कर रहे हैं और सीड भी बना रहे हैं। लेकिन ये जो कैबेज है और जो कोलरबी है, इसका सीड बनाना अभी पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ ऑफ टेम्परेचर। तो लेकिन हमें कामयाबी मिली है और इंशाल्लाह हम कैबेज का सीड बना के इसकी वैरायटी भी मार्केट में हम ज़रूर ले आएंगे। तो बाकी तो ये हम लोग एक्सपोर्ट अपना ये मंगवाते हैं या अपना कि यहीं से पैदा करते हैं ये? जी, सीड यूजुअली, वैसे तो अक्सर वेजिटेबल का सीड जो है ना वो इंपोर्ट हो रहा है, सिवाय हमारा इंस्टीट्यूट जो है ना अब कम से कम यानी वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना वो टमाटो के अपने हाइब्रिड बना चुका है, हमारा अपना सीड है। चिलीज़ के हम करीब हैं अप्रूव कराने के। इसी तरह जिंजर पे भी हम कामयाब हो गए हैं और रेडिश की, टर्निप की हमारी अपनी वैराइटीज़ हैं। इसी तरह से बाकी जो भिंडी की भी अपनी है। लेकिन कॉलीफ्लावर में हमारे पास अभी वैराइटीज़ मौजूद हैं बट दे आर नॉट अप्रूव, थोड़ा सा उन पर काम करने वाला है। बहुत जल्दी हम उनकी वैराइटीज़ भी ले आएंगे और हाइब्रिड भी हम CMS बेस्ड, जिसको हम कहते हैं कि इन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बेस्ड हाइब्रिड भी इंशाल्लाह उस पर भी काम हम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम अपने हाइब्रिड लॉन्च करेंगे। बट इस वक्त तक कॉलीफ्लावर का टोटली जो सीड है वो इंपोर्ट हो रहा है, कॉलीफ्लावर का, कैबेज का, कोलरबी का, ब्रसेल्स स्प्राउट का, इट्स ऑल बीइंग इंपोर्टेड। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो लोकल फार्मर उन्होंने थोड़ा बहुत अपना सीड कुछ रखा हुआ होता है। इसके अलावा एक और चीज़ भी इसमें शामिल हो रही है जिसको पाक चोई के नाम से, वो भी एक जो है ना लीफी वेजिटेबल है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें पोटेंशियल बहुत है। जैसे आपने बात की ना कि सीड अभी इंपोर्ट हो रहा है और इसकी जो प्रोडक्शन है, मैं कहता हूँ इसको भी हमें एक्सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ जो करना चाहिए। बाकी अगर आप डिज़ीज़ और इंसेक्ट की बात करें तो जिस तरह से डिज़ीज़ और इंसेक्ट कॉलीफ्लावर के आती है, कैबेज पे आती है, उसी तरह की ये भी चूँकि सेम फैमिली है, फंगल की डिजीज़ आती हैं, डैम्पिंग ऑफ आ जाती है और जो हेड रॉट आ जाती है, रूट रॉट आ जाती है। तो उनके जो रेस्पेक्टिव स्प्रेज हैं वो आप करेंगे तो इनको कंट्रोल किया जा सकता है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ी इतनी कोई सवेर किस्म के डिजीज़ इसके ऊपर नहीं है कि जिसको हम कंट्रोल ना कर सकते हों। जी, तो सर ये इसका जो मौसम है वो बताइएगा, कौन से मौसम में इनकी ये काश्त की जाती है और इसकी जो बीमारियों के बारे में बताइएगा कि कौन कौन सी सूंडी या तेला वगैरह इसके ऊपर हमला करता है, या ये आजकल का जो मौसम बड़ा आइडियल जा रहा है। शुक्र है बारिशें नहीं हो रही हैं अभी, तो अगर बारिशें हो जाती या धुंध वगैरह पड़ जाती, स्मोक हो जाती या फॉग हो जाता, तो इसके बारे में कुछ वो नाज़रीन को बताइएगा। हाँ जी, इसमें जो आपने पहली बात ये कि पहला सवाल ये था कि आपका सीज़न है, जून जुलाई से यहाँ ये कॉलीफ्लावर लगना शुरू हो जाती है। उसका पहला सेगमेंट जो है जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक ये लगती रहती है, चारों सेगमेंट की, जिसमें जो है ना फर्स्ट अर्ली है, सेकंड अर्ली है, मिड है और लेट है। इसी तरह से कैबेज भी और ब्रोकली भी। बट जो इनका जो आइडियल सीज़न है फैसलाबाद या इसको गिरदोनवा या जो हमारा पंजाब का जो मिडल पंजाब या साउथ पंजाब, इसका जो आइडियल है ना ये जी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 3 महीनों में, स्पेशली अक्टूबर के महीने में आप कैबेज को लगाएंगे, कॉलीफ्लावर को लगाएंगे, ब्रसेल्स स्प्राउट को लगाएंगे, कोलरबी को लगाएंगे, दे ऑल विल परफॉर्म वेरी गुड। यानी अक्टूबर के महीने में आपकी लगाई गई एंट्रीज, उनकी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी आएगी, उनके ऊपर डिजीज़ का अटैक भी कम होगा, इंसेक्ट का अटैक भी कम होगा और बड़े खूबसूरत मार्केटेबल साइज़ हेड जो है ना आप उसको हासिल कर सकेंगे और आपको कम से कम जहर जो हैं वो स्प्रे करना पड़ेंगे। जैसे आप सीज़न से पहले जाएंगे तो आपको उसी लिहाज से बीमारियों से बचाने के लिए उनको स्प्रे भी जहरें ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। इसी तरह लेट सीज़न में भी यही होगा। तो अगर मैं आपको कहूँ कि सितंबर अक्टूबर इज़ द बेस्ट सीज़न फॉर कोलरबी क्रॉप्स, जिसमें ये सारी मैंने आपको बता दी, कोलरबी आ जाएगा, कॉलीफ्लावर आ जाएगी, ब्रोकली आ जाएगी और ब्रसेल्स स्प्राउट वगैरह आ जाएगा। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है बीमारियों का या इंसेक्ट का, तो बीमारियाँ मैंने बताया कि नर्सरी स्टेज पे जो आती है वो डैम्पिंग ऑफ आती है, फंगल डिजीज़ है। आप सिंपली कोई भी फंजीसाइड उसको फ्लड कर देते हैं तो वो कंट्रोल हो जाती है। शुरू के जो गर्मी के दिन हैं वहाँ पे थोड़ी ये ज़्यादा होती है और बाकी में बाद में ये कंट्रोल हो जाती है। इसी तरह फील्ड में आप जाते हैं तो फील्ड में इसके ऊपर हेड रॉट आती है, हेड उसका ज़रा गल जाता है, जब बारिश पड़े और साथ में धूप भी हो और बारिश भी हो रही हो तो उसमें गलाव आ जाता है।
इसी तरह रूट रॉट पे रूट उसकी गलना शुरू हो जाती है। तो इंसेक्ट जो है ना वो कैबेज बटरफ्लाई इसके ऊपर आती है, सिंपल सा अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो वो भी कंट्रोल हो जाती है। और इसके अलावा जो कुछ दूसरे जो वर्म्स हैं, हम ये अमेरिकन सुंडी, इसका भी अटैक होता है, उसको फीड करते हैं, उसके पत्ते उसके जो है ना डाउनी मिल्ड्यू भी आती है या अगेन फंगल डिजीज़ है। तो इसके अलावा कोई सीवियर डिजीज़ ऐसी नहीं है कि जो कंट्रोल ना हो सकती हो या जिसकी पॉसिबल डिजीज़ आती हैं और सिंपल से स्प्रे के साथ आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी एज सच इसमें कोई इशू नहीं है। इशू तब आएंगे जब आप आउट ऑफ सीज़न जाएंगे, तो फिर आपको इश्यूज़ जो है ना चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे। बाकी इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये अपना सीज़न में तो ये चल रहा है, तो आप सीज़न के बगैर भी इसको काश्त कर रहे हैं या कैसे करते हैं, इसके बारे में कुछ बताइएगा। तो वो मार्केट में कैसे इनकी आती हैं, वो कुछ इसके बारे में और बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर आपने अच्छे पैसे कमाने, सीधी सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई का सिलसिला है। सीज़न के अंदर डिमांड इतनी नहीं होती जबकि सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, यानी हर बंदे ने लगाई हुई होती है, ठीक है जी। तो अब मार्केट में आप डालते तो आपको अच्छा रेट नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन अगर आपने पैसे कमाने हैं और उस पर्पज़ के लिए आपको यकीनन अर्ली सीज़न में लगानी होगी, जो मई जून में। अब सोन वैली की बात करूं, पिछले दिनों हमने विज़िट भी किया, तो वो लोग मार्च में लगाते हैं, मार्च से नवंबर तक वो लगाते हैं। आलमोस्ट आप ये कह लें कि 8-10 महीने बनते हैं, वो लगाते रहते हैं, तो वो अच्छे पैसे कमा लेते हैं। इसी तरह हमारे इस जोन में जो बंदा मई जून जुलाई में लगा लेगा, कॉलीफ्लावर लगती भी है, उससे मोर्टेलिटी आल्दो ज़्यादा होती है, पौधे मरते भी हैं। यानी अगर किसी ने 10 एकड़ लगाए हैं तो शायद उसको प्रोडक्शन 5 एकड़ की मिलेगी, लेकिन रेट उतना ही दुगना होगा। उन दिनों में आपको बाज़ार में ये 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो मिल रही होती है। तो अब भले 10 एकड़ की बजाय उसके 5 एकड़ हो, तो आप देख लें कि रेट कितना चला गया। सो अर्ली सीज़न में वही लोग लगाते हैं, वो बाकी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, वो नर्सरी को अपने इंटेंसिव केयर में रखते हैं, कूल कंडीशन में लगाते हैं। यानी मई जून में भी अगर कोई लगाना चाहे तो हाइब्रिड अवेलेबल हैं, वो लगा सकते हैं। बट अगेन वही, तो आपको जो उसकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करनी पड़ेगी और उतना ही आप उससे पैसे कमा लेंगे। लग भी रही है यहाँ पे। और उन दिनों हमारे पास, यानी मैं बात कर रहा हूँ जून जुलाई की, आपको गोभी मार्केट में हर शहर में अवेलेबल होती है, तो वो ठंडे इलाकों से ज़्यादातर आ रही होती है, जैसे ये सोन वैली से आ रही होती है, या कुछ बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, या सिंध के कुछ इलाके हैं बलूचिस्तान में, जैसे ये नासराबाद से आ रही है और लोरालाई से आ रही है। हाँ, और ये जो अपना डीजी खान के पास फोर्ट मिनरू है, वहाँ से भी ये ठंडे मतलब जून जुलाई में आ रही होती है। इसी तरह केपी के जो बालाकोट है वहाँ से भी, तो ये मतलब आती रहती है। यह डेफिनेटली वहाँ से उसका कैरेज भी आप देख लें। लेकिन हम यहाँ अगर कोई सक्सेसफुल हो जाता है, यहाँ से मुराद मेरी ये पंजाब का ये दरमियानी हिस्सा, साउथ का हिस्सा है, मई जून में अगर कोई लगा लेता है, आल दो उसकी केयर भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसके नंबर ऑफ़ प्लांट्स भी पर एकड़ कम होंगे, पनीरी भी ज़्यादा मरेगी, लेकिन फिर भी उसको रेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जाएगा। सो इन दो पहले सेगमेंट में, फर्स्ट अर्ली और सेकंड अर्ली के सेगमेंट में काम करने की भी ज़रूरत है। और यहाँ पे इस वक्त सप्लाई बहुत कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है। तो इन दिनों में अगर कोई भी लगाता है, कोई भी फार्मर अगर इसको पैसे के पर्पज़ के लिए लगाना चाहता है कि वो पैसा कमाना चाहता है, अच्छा, तो इन दिनों में इसको लगाए और इंशाल्लाह वो उसके जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसको बेनिफिट होगा। यूजुअल सीज़न में जी मार्केट में जो कैबेज है ये कम मिलता है, ये तो इसका यानी कि कैसे यानी कि होगा ये कि मार्केट में है ये कम में आती है क्योंकि इसकी काश्त ही कम होती है, इसके बारे में कुछ? हाँ जी, कॉलीफ्लावर की निस्बत कैबेज डेफिनेटली कम कास्ट होती है। ये फैसलाबाद के जो इलाका है ना, ये माना वाली साइड पे कुछ रकबा जो अगर ज़्यादातर वहाँ पे वैसे कैरेट कास्ट होती है, लेकिन वहाँ से कुछ जो बच जाता है तो वहाँ पे ये कैबेज कास्ट हो रही है। बेसिकली इसकी कंजप्शन कम है, कॉलीफ्लावर की फिर भी कुछ ज़्यादा है, लेकिन कैबेज की कम है। सिर्फ सैलड पर्पसेस के लिए बड़े बड़े होटल्स में या घरों में भी सैलड पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। और इसके अलावा इसको यानी बॉयल्ड फार्म में या हाफ कुकड फार्म में वो इस्तेमाल होती है। कंपैरेटिवली कॉलीफ्लावर से जो कैबेज की कंजप्शन है या उसका जो कंज्यूमर एरिया है वो कम है, इसलिए वो ज़्यादा लगती है। अगर उसकी डिमांड ज़्यादा हो तो ज़्यादा लगाई जाएगी, ज़्यादा लगेगी तो फिर मसला वो ये कि रेट मिलता नहीं है, इसलिए फार्मर उसको नहीं लगाता। इसकी डिमांड ही इतनी है जितनी वो लग रही है, सफिशेंट है। हाँ, अलबत्ता हमारे पास कोई इसको एक्सपोर्ट करने के लिए अगर हम कोई चैनल डेवलप कर लें तो फिर फार्मर यकीनन लगाएगा। हमारे फार्मर को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसको जनाब अगर आप अच्छा रेट अवेलेबल होता है
तो वो सम हाउ और दी अदर वो लगाता है। कोई भी क्रॉप हो, रेट पे डिपेंड करता है, रेट मिलेगा तो वो लगाएगा, नहीं मिलेगा तो वो नहीं लगाएगा। जी। तो हम लोग, इसका मतलब है जो, अच्छा जो गोभी है हाँ। वो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं या जस्ट वो पाकिस्तान में ही ये है, इसकी खपत इतनी ही है कि हम लोग इतनी हमें है सकत या हिम्मत है कि हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें, कि हम लोग वो भी इंपोर्ट ही करते हैं? इसके बारे में जी, सीड तो मैंने आपसे कहा ना कि हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन कंज्यूमेबल जो यानी हेड की बात करूं तो वो इतने हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास सफिशेंट है। हमारे पास एक्स्ट्रा भी है, हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्वालिटी का कोई इशू नहीं है, हम बेहतरीन क्वालिटी की जो कॉलीफ्लावर है वो हम डेवलप कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मेरा ख़्याल है कि कोई इसकी प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट करने का कोई चैनल मौजूद नहीं है। अगर ये कोई चैनल बन जाए तो ये अच्छी क्वालिटी की जो है ना ये एक्सपोर्ट की जा सकती है, कोई इशू नहीं है, हम कर सकते हैं, कोई भी फार्मर कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। लेकिन अभी तक ये मेरे इल्म में नहीं है, शायद ऐसा कुछ हो, लेकिन आई थिंक कि अभी तक ये एक्सपोर्ट नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान इसके बारे में अभी सोच नहीं रहा है। जी। अल्लाह करे सोच ले, हम हाँ। भी एक्सपोर्ट कर सकें। इसके साथ ही बहुत शुक्रिया जी, आपका, वेलकम। आपने नाजरीन को काफ़ी ज़्यादा मालूमात दी है और मुस्तफ़ीद हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इनको मालूमात मिल गई हुई होगी और इनको पता भी लग गया होगा कि किस तरह और किस मौसम में भी ये काश्त की जा सकती है। ये तो आइडियल मौसम जा रहा है, और जो दूसरा है मार्च से नवंबर तक जो मुज़फ़्फ़र भाई बता रहे हैं वो भी ज़बरदस्त है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। कोई प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।